हेलो। क्या हमने सिंगल एंट्री में कोई क्वेश्चन डिस्कस किया था? कोई 7 ईयर वाला, ये वाला, यही ना? ये हमने कर लिया था क्या? नहीं, जिसमें वो था ना, ₹3,000 स्टोलन फ्रॉम हाउस। ये कहाँ हुआ था? 3,000 रुपया घर से चोरी चला गया, जिसको हमने ड्राइंग माना था। डिस्कस हुआ था लेकिन सॉल्व नहीं हुआ था, है ना? 3,000 स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस। देखिए बेटा, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 था। होमवर्क दिया था बेटा मैंने आपको, शशांक। शशांक होमवर्क दिया था, बता रहे हैं होमवर्क कोई था क्या? यही था क्या? नहीं। तो चलिए, इसमें आपको 6 सालों का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये 6 साल हैं, 59 से लेकर 64 तक का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हम 1 जनवरी 59 से 31 दिसंबर 64 की, ये हमारी होगी ओपनिंग कैपिटल, ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। यदि हम ये दोनों कैपिटल कंपेयर करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 6 सालों का। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ एक बात खास है, और वो है 3,000 रुपये चोरी जाने का इफेक्ट। क्या आप कर लोगे इसको? बेटा सारी एसेट दी हुई है, सारी एसेट दी है, लाइन से लिखते जाओ, लाइब्रेरी लिखते जाओ, क्या पे आ जाएगी 6 साल पहले की और 6 साल बाद की। पर चलो, मैं करवा देता हूँ, चलो। ड्राइंग वाला पॉइंट में बता ही रहा हूँ ना, जब क्वेश्चन पूरा ही करवा रहा हूँ तो। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं, पर बेटा फेस टू फेस में मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो आप बोल रहे हैं कि सर आप बस वो पॉइंट बता दो, बाकी हम कर लेंगे, उसमें कोई दम वाली बात नहीं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि उसमें कोई दम वाली बात नहीं, प्योरली वेस्टेज ऑफ टाइम ही है ये क्वेश्चन यहाँ करवाना। तो इसमें बताया तो, देखिए बेटा, ये ड्राइंग तो दी हुई है 3,000 रुपया। ये जो ड्राइंग दी है 3,000 रुपया, 59 की, 60 की 4,000, 61 की 6,000, 62, 63 और 64 की 7,000 पर एनम। इसका मतलब देखा जाए तो 7,000 ड्राइंग यहाँ हुई, 7 यहाँ हुई और 7,000 यहाँ हुई। तो ये हो गई टोटल ड्राइंग 3 + 4, 7, 7 + 6, 13 और 13 + 21, पूरे 6 साल की मिलाकर ड्राइंग 34,000 आ रही है, ड्राइंग पूरे 6 साल की मिलाकर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या लिखा है? ये तो ड्राइंग है, ये उसके लिविंग एक्सपेंसेस है, ये है उसके लिविंग एक्सपेंसेस, ये रहे। तो लिविंग एक्सपेंसेस जो रहे, ये तो उसने सब्जी, ऑयल, ग्रोसरी, मेडिसिन वगैरह पर खर्च किए उसने। 34,000 तो 6 साल में उसने खर्च कर दिए घरेलू। और इसमें एक लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ अमाउंट स्टोलन, जो रुपया चोरी गया है घर से, उसके अलावा ये घर खर्च हुआ है। वैसे भी चोरी गया रुपया अलग होता है और घर खर्च अलग होता है। तो 34,000 तो उसका घर खर्च हुआ है इन 6 सालों में, और 3,000 रुपये घर से चोरी गया। अच्छा, जो घर से चोरी गया, ये क्वेश्चन ने जानबूझकर हमको दिया है। अब और ये लिविंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं। लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, पर क्या मानना पड़ेगा कि ये मनी जो लिविंग एक्सपेंसेस वाली है, ये लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मनी उसने बिजनेस से निकाली होगी या कहीं प्राइवेट असेट से निकाली होगी, तभी तो हम इसको ड्राइंग मानेंगे। ड्राइंग वो होती है जो बिजनेस से मनी विड्रॉ की गई हो। उसके घरेलू खर्चे, हर घरेलू खर्चा ड्राइंग नहीं होता। मेरी बात सुनो, मैं हूँ एक प्रोप्राइटर, मैं प्रोप्राइटर हूँ,
राइट हैंड पे मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट है, राइट हैंड में मेरा बिजनेस है, और लेफ्ट हैंड पे मेरी पर्सनल असेट है। यदि मैं पर्सनल असेट से घर खर्च करता हूं तो क्या बिजनेस के लिए वो ड्राइंग मानी जाएगी? मैं पर्सनल एक्सपेंस किए जा रहा हूं, लेकिन कहां से? मेरे पर्सनल रिसोर्सेज से। तो क्या वो मेरे बिजनेस के लिए ड्राइंग हो गई? हर पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग होता है क्या? तो ड्राइंग कब मानेंगे? जब मैं मेरे घरेलू खर्च बिजनेस की मनी से करूं, तब वो ड्राइंग होता है। तो उस केस में ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, क्या माना जाएगा? ये ड्राइंग तब माने जाएंगे जब ये सारी मनी बिजनेस से उसने बिठाई थी घर खर्च के लिए। तो क्या मानेंगे कि ये सारे खर्चे उसने बिजनेस की मनी से किए या घर की मनी से किए? तो हम इसको मानेंगे ड्राइंग 34,000 तो ड्राइंग होगी। अब क्वेश्चन आता है, 3,000 रुपया जो चोरी हुआ घर से, तो 3,000 रुपया चोरी घर से हुआ, वो रुपया बिजनेस का था या उसका पर्सनल था? अब यदि उसका प्राइवेट जो रखा हुआ मनी चोरी हो जाए, तो फिर उसको ड्राइंग बिजनेस से ड्राइंग मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि बिजनेस का रुपया घर पर चोरी हुआ, सोचो जरा, दुकानदार गल्ले में, कैश में, दुकान में जो कैश होती है वो दुकान में छोड़ के आता है या शाम को घर ले आता है? घर ले आता है, और दूसरे दिन वापस ले जाता है। फिर शाम को जितनी कैश बॉक्स में इकट्ठी हुई, वो शाम को घर ले आता है, रात में अपने घर पर रखता है, और सुबह वापस बिजनेस में ले जाता है। तो यदि वो बिजनेस से घर ला रहा है, बिजनेस से उठाकर घर लाया, अगले दिन वापस ले जाने के लिए, तो क्या ये ड्राइंग हो गई कि भाई वो तो बिजनेस की मनी घर ले आया, तो ड्राइंग? बोलो। यदि ये ड्राइंग है तो अगले दिन वापस ले गया, उसको फिर एडिशन मानो। कैसा करते रहोगे कि जिस दिन लाया उस दिन ड्राइंग और वापस ले गया उस दिन एडिशन? करोगे क्या? नहीं। लेकिन रुपया बिजनेस का घर आए और घर से रात में चोरी हो जाए और दूसरे दिन बिजनेस में जाके जमा ना हो पाए, तो रुपया घर तो आया शाम को, और घर से रात में चोरी हो गया, और दूसरे दिन वो जाकर कैशियर को नहीं दे पाया बिजनेसमैन, क्योंकि चोरी चला गया घर से। तो बताइए, रुपया बिजनेस से कहाँ आया था? घर। और फिर घर से वापस बिजनेस में जाके जमा नहीं हुआ, तब क्या हो गया? सोच के बताना, भले 1 मिनट लगे, 30 सेकंड लगे, आपका सोच ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉस या बिजनेस लॉस, तो इसको ड्राइंग मानेंगे नहीं मानेंगे? इसको ड्राइंग मान लेंगे, क्योंकि रुपया घर आया पर घर से वापस नहीं गया, तो घर पे रुक गया, तो इसको अब ड्राइंग मानना पड़ेगा। और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी इंडिकेट क्या करती है कि इतनी इतनी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है, पर इसमें ये ट्रॉली ड्राइंग शामिल नहीं है। चाहता है कि ये भी ड्राइंग में जोड़ो, पर इस ड्राइंग में हमने नहीं जोड़ रखा है, आप अलग से जोड़ो। तो 3,000 रुपया को हम क्या मान लेंगे? ड्राइंग मान लेंगे, क्योंकि रुपया बिजनेस का रुपया घर आया होगा और घर से वापस नहीं जा पाया, तो इसको ड्राइंग मान लिया। इज इट क्लियर? बोलिए। मैंने भी वो कहा कि रोज हम उसको रुपया शाम को घर आए और दूसरे दिन बिजनेस में जाके जमा हो जाए, तो क्या ड्राइंग एडिशन मानने की जरूरत है? लेकिन लेकिन घर आए और बिजनेस न जाए तो लॉस मान लो, तो भी एक बात है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली आपकी केस क्या हो गई? कम हो गई। पर अब इसको हम, वही बात है कि अब देखो, रुपया घर से चोरी हुआ है, तो इसको बिजनेस लॉस माने या पर्सनल लॉस माने? रुपया चोरी कहां से हुआ है? घर से, तो इसको बिजनेस लॉस माना जाए या पर्सनल लॉस? यदि रुपया दुकान से चोरी हुआ होता तो बिजनेस लॉस। कोई रुपया दुकान के स्टाफ से छीन के भाग गया होता तो? पर रुपया घर में आ जाए और घर से वापस नहीं जा पाए, पता पड़ा कि भाई घर में चोरी हो गई, तो इसको क्या मान सकते हैं? पर्सनल लॉस मान सकते हैं। तो फिर ये बिजनेस लॉस नहीं होगा ना। तो वही हुआ कि रुपया बिजनेस से घर आया पर घर से वापस बिजनेस नहीं गया, तो क्या मान सकते हैं इसको? ड्राइंग। तो इसलिए, और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी क्या बोलती है, आप इस पॉइंट को देखो अलग से, क्या लिखा है, ये पॉइंट उसने कहाँ इंक्लूड किया है? ई पॉइंट किससे रिलेटेड है? ड्राइंग से। उसने ई पॉइंट में क्या कहा कि ड्राइंग इतनी 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 लिविंग एक्सपेंस रहे, पर इसमें वो 3,000 शामिल नहीं है। मतलब जो ये 7,000 घर खर्च हुआ, ये 7,000 जो घर खर्च हुआ आखिरी में, वो अलग है, और अमाउंट स्टोलन इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसको आप ड्राइंग मान ले बस। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। ठीक है, वो तो आप निकालोगे, मैं कैसे बताऊं? अब बेटा इसने आपको ड्राइंग मानकर निकाला है, तो मुझे आंसर आप
15 319 15319 730 मेरे ख्याल से करेक्ट है। तो इन्होंने ये बताया होगा कितना अंडर डिस्क्लोजर है इनकम। ये आपका नेट प्रॉफिट है 6 सालों का, 73089 प्रॉफिट है 6 सालों का, और जो प्रॉफिट से कम दिखाया वो शायद ये है। हाँ ठीक है, 73089, हाँ बेटा ये सही मान ले, और प्रॉफिट अंडर डिस्क्लोजर है 15319, ठीक है, नोट कर लो इसको, कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, Mr. Ramesh had rupees 330 in bank account on 1st January 2007. Mr. Ramesh had rupees 330 in the bank account on 1st January 2007 when he started his business. 1 जनवरी 2007 को मिस्टर रमेश के बैंक अकाउंट में 330 था जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब इसने जो बैंक में 330 था इसी से बिजनेस स्टार्ट किया होगा, यही मनी बिजनेस में लगाई होगी, इसी से बिजनेस प्रारंभ किया होगा, तो ये हो गई ओपनिंग कैपिटल, और ये ओपनिंग कैपिटल हो गई 1 जनवरी 2007 की ओपनिंग कैपिटल है 3,30,000। ही क्लोज हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च 2008। ठीक है, इसकी ईयर एंडिंग क्या होती है 31 मार्च 2008। His single entry books in which he did not maintain any account for bank showed his position। ये बुक्स अब अकाउंट मेंटेन नहीं करता डबल इफेक्ट एंट्री पर, सिंगल एंट्री पे बुक रख लेता है, मतलब ये अकाउंटिंग नहीं करता बल्कि सिर्फ रिकॉर्डिंग कर लेता है सिंगल एंट्री बेसिस पर इसकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है जिसमें डबल एंट्री की जाए। कैश इसकी मार्च 7 की और मार्च 8 की गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर गिवन है और क्रेडिटर गिवन है 31 मार्च। तो देखिए इसने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2007, 31 मार्च 2007, मतलब ये उसके यहाँ का डेटा दिया हुआ है, और 31 मार्च 2008 ये दिया हुआ है। ये कितना गैप हुआ, ये कितना हुआ 3 मंथ, और ये 12 मंथ। तो यदि हमें 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है, जनवरी फरवरी मार्च 2007 का प्रॉफिट निकालना है, तो यदि हमने इस कैपिटल को इससे कंपेयर कर लिया तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 3 महीने का, और यदि हमने इसको इससे कंपेयर करा तो प्रॉफिट मिलेगा 2007-2008 का। देखते हैं ये हमसे प्रॉफिट कौन सा पूछते हैं। ठीक है, अब हमें असेट्स और लाइबिलिटी इन्होंने दी है 31 मार्च 2007 एंड 31 मार्च 2008। इधर ऑन एंड फ्रॉम 1 Feb 2007, 1 जनवरी 2007 से बिजनेस स्टार्ट किया, और 1 फरवरी 2007 से क्या हुआ भाई, ऑन एंड फ्रॉम 1 Feb 2007 he began drawing ₹770 per month for his personal expenses from cash box of the business। 750 रुपया पर मंथ निकालना शुरू कर दिया इसने इसी दिन से। 1 फेब से स्टार्ट किया, 1 फेब मतलब फेब में किया और मार्च में किया, उसके बाद हर महीने करता रहा 770 पर मंथ, बिजनेस के कैश बॉक्स से निकालता रहा घर खर्च के लिए। हो गई ड्राइंग 770 पर मंथ। ठीक है, इसके बाद हिज अकाउंट विद द बैंक हैज फॉलोइंग एंट्रीज। इसके बैंक अकाउंट में एंट्रीज क्या क्या है, 1 जनवरी 2007 को 330 जमा हुए, ये तो थी इसकी ओपनिंग कैपिटल जिस दिन 330 जमा हुए थे। उसके बाद जनवरी 7 से
मार्च 7 मतलब कितने महीने, ये 3 महीनों में डिपॉजिट बैंक में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन विड्रॉवल 245 300 के रहे इन 3 महीनों में। इन 3 महीनों में डिपॉजिट कुछ नहीं रहा, लेकिन विड्रॉवल 245 300 रहा। और फिर अप्रैल 7 से मार्च 8 यानी ये 12 महीने, ये 12 मंथ में डिपॉजिट रहा 253 अमाउंट डिपॉजिट रहा और विड्रॉवल 297 रहा। ठीक है, अब द अबोव विड्रॉवल मतलब ये 245 300 और 297 अबोव विड्रॉवल इंक्लूडेड पेमेंट बाय चेक ऑफ 220 and rupees 66 respectively during the period from January 7 to March 7 and from April 7 to March 8 है ये, इसको ऐड करो। फर्स्ट अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेस। इस सेंटेंस को आप ही पढ़िए, आप ही समझिए, क्योंकि इसमें मेरा समझाने का नहीं, सिर्फ आपके पढ़ने की देरी है बस। मतलब स्टेटमेंट अपने आप में खुद ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन। ये जो विड्रॉवल दिए हुए हैं, जैसे 245 का जो विड्रॉवल दिया हुआ है 245 300, इसमें 2,20,000 इंक्लूड है चेक से फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। तो जो 245 300 पेमेंट है टोटल चेक से पेमेंट है, उसमें से 220 तो मशीन के लिए है और बाकी के पेमेंट और बाकी के हाँ, ये लविश सही बोल रहा है, रितिशा सही बोल रही है, शैलेंद्र भी सही बोल रहा है और बाकी सब गलत बोल रहे हैं। हाँ बेटा मेरी बात सुनो, जो ड्राइंग की है ना वो तो कैश बॉक्स से की है ना, वो ड्राइंग कैश बॉक्स से, और ये बैंक स्टेटमेंट से है विड्रॉवल। बेटा आप अभी भी 11th 12th का बुखार आपका उतरा नहीं है। जहां दिखी विड्रॉवल मतलब ड्राइंग, जहां दिखी विड्रॉवल मतलब आपको विड्रॉवल मतलब ड्राइंग की सूझता है, क्योंकि ड्राइंग और विड्रॉवल एक मानते हो बेटा। विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस इज अ ड्राइंग, पर विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, बैंक से मनी विड्रॉ करना क्या ड्राइंग होता है? यदि बैंक से मनी निकाल ली और तो ये विड्रॉवल मतलब चेक से भी तो विड्रॉवल होता है। जैसे चेक इश्यूड टू क्रेडिटर, तो ये क्या है? विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। चेक इश्यूड फॉर एक्सपेंसेस, ये भी क्या है? विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। तो 245 300 का जो विड्रॉवल है उसमें 220 का विड्रॉवल तो मशीन के लिए है और बाकी विड्रॉवल बिजनेस एक्सपेंसेस या गुड्स के लिए विड्रॉवल होगा। ऐसा थोड़ा कि हर चीज विड्रॉवल ड्राइंग की होती है। आपने कैसे मान ली कि बाकी सब पैसा घर ले गया, मतलब मशीन खरीदी और बाकी सब पैसा घर खर्च, तो भाई गुड्स कहाँ खरीदा, रॉमल कहाँ खरीदा, एक्सपेंसेस कहाँ पे किए? फिर इधर फिर नीचे जो 297 है, 297 इसमें 66 का ही के लिए है मशीन के लिए, और बाकी पेमेंट एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट ऑफ गुड्स, पेमेंट फॉर गुड्स हुआ होगा। बस ये बताना चाहता है कि जो हमारे दबो विड्रॉवल है उसमें मशीन की परचेस शामिल है। पहले साल उन 3 महीनों में मशीन खरीदी गई 220 की और दूसरे साल भी 66,000 की मशीन खरीदी गई है बाय इशू ऑफ चेक, ये बताना चाहता है पॉइंट। क्या अब पॉइंट पढ़कर समझ में आएगा? अब पॉइंट पढ़ो, मेरे समझाने के बाद पढ़ लो कि समझ में आया कि नहीं आया। जो पॉइंट है वो मेरे समझाने के बाद तो शायद क्लियर हो गया होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही है, आपने समझा है। और आपको नहीं आया हो तो मैं फिर से एक बार पढ़ूं और समझाऊं, ताकि मैं आपकी ड्यूटी भी मैं पूरी करने को तैयार हूं, पढ़ने की भी। तो पहले पेमेंट पहले साल मशीन खरीदी 220 की और दूसरे साल 66 की। ठीक है, फिर लिखा है
द डिपॉजिट आफ्टर 1 जनवरी 2007 consisted wholly of sale price received from customer by check. ये जो रुपया जमा हुआ था ये वाला, इसके बाद जितना भी रुपया जमा हुआ बैंक में वो सब कस्टमर से मिली हुई मनी है. ये रुपया कस्टमर से आया था या प्रोप्राइटर लाया था? ये प्रोप्राइटर लाया था. बिजनेस की शुरुआत में ये थी ओपनिंग कैपिटल. इसके बाद जो भी बैंक में जमा किया गया वो सब बिजनेस से आई हुई मनी है, कस्टमर से आई हुई मनी है, सेल से आई हुई मनी है. ठीक है. ड्रॉप मिस्टर रमेश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 7 एंड 31 मार्च 8. आपको दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने हैं, एक 31 मार्च 7 का, एक 31 मार्च 8 का. दो बैलेंस शीट जैसे स्टेटमेंट. एंड वर्क आउट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 8. फिर आपको प्रॉफिट निकालना है ईयर एंडेड 2008 का. तो हम इसको इससे कर लेंगे कंपेयर. ये हमारी ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल. 31 मार्च 7 की ओपनिंग कैपिटल, 31 मार्च 8 की क्लोजिंग कैपिटल. इससे हम निकालेंगे 7-8 का प्रॉफिट. करेक्ट. तो हमें दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने हैं, 31 मार्च 7, 31 मार्च 8. तो हमारा फोकस अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे हो, बैलेंस शीट पे हो. प्रॉफिट हम बाद में निकाल लेंगे. तो हमें इस दिन की बैलेंस शीट बनानी है और इस दिन की बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. तो बताओ, अब मैं आपको सोचने का मौका देता हूँ. मैं आपको देता हूँ पूरे 2 मिनट की, या तो क्वेश्चन फिर से पढ़ना है या आपको सोचना है. पढ़ना सोचना दोनों एक काम कर लो. मैं आपको 2 से 3 मिनट देता हूँ. क्वेश्चन को पढ़कर देखो कि यदि आप बैलेंस शीट बनाते हो मार्च 7 में तो क्या क्या आएगा, और मार्च 8 में बनाते हो तो क्या आएगा. आप दोनों चीज पढ़िए और समझिए क्या क्या आएगा. इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. जिसने ढंग से पढ़ा है वही जवाब दे पाएगा. क्वेश्चन क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा. जिसने ठीक से पढ़ा होगा वही जवाब दे पाएगा. एक मिनट. अभी तो डाउट तो पूछेगा, मेरा मौका है. डाउट. अरे भाई, बोला हूँ डाउट पूछेगा, मौका मेरा है तो बता दो बेटा. अब तो आपने बोल ही दिया तो अब मैं क्या पूछूं. मैं वही पूछना चाहता था और आपने पहले ही बोल दिया. मैंने आपको रोका भी था कि आप 2 मिनट वेट करो, मैं पूछूंगा उसके बाद बोलना. अब मैं तो इन्होंने बोल ही दिया तो मैं बता ही देता हूँ कि अब मैं पूछना चाहता कि आपको पढ़ने के बाद क्या रियलाइज हुआ क्या चीज़. तो अब मैं बता ही देता हूँ इसके अंदर कि इसमें आपको कैश भी दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, डेटर भी दिया है, क्रेडिट भी दिया, पर बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ. ओपनिंग बैंक और क्लोजिंग बैंक बैलेंस दोनों दिया हुआ नहीं, जबकि आपको दिख रहा है कि बैंक स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट इसका है, तो बैंक बैलेंस भी आना चाहिए. तो हमें बैंक बैलेंस निकालना पड़ेगा बैंक अकाउंट बनाकर.
मैं नहीं चाहता था कि मैं पहले से बताऊं, जबकि मैं आपको सोचने का मौका देना चाहता था, पर कोई बात नहीं। तो हमें बैंक अकाउंट बनाकर क्या करना है, बैंक बैलेंस निकालना है, और वो बैंक बैलेंस भी बैलेंस शीट में रखना है। एक तो वो है। दूसरा, जब शुरू हो गया मेरा बताना, आपके पूछने के पहले तो और भी बता दूं, मशीनरी की बैलेंस, मशीनरी भी रखनी पड़ेगी बैलेंस शीट में जो खरीदी। स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, बैंक हम निकाल लेंगे, मशीनरी भी हम लिख देंगे, और क्रेडिटर तो दिए हुए हैं। इससे हमको मिल जाएगी बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल। और फिर ड्राइंग, वो भी हम निकाल लेंगे, 770 पर मंथ की ड्राइंग है, हमको पता है। तो चलिए, पर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है मशीनरी पर, तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, इधर ऑनलाइन से एक क्वेश्चन है, इधर इसका क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर डेटर अकाउंट बनाकर सेल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बेटा आपका सही है। क्वेश्चन आपका सेल और परचेज, बेटा ये क्वेश्चन आप सही कह रहे हैं, चूंकि क्वेश्चन में पेमेंट टू क्रेडिटर प्लस एक्सपेंसेस कंबाइन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में पेमेंट टू क्रेडिटर प्लस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कंबाइन दिए हुए हैं, तो हम इसको कंबाइनली निकाल सकते हैं। परचेज प्लस एक्सपेंसेस कंबाइनली निकलेगा, परचेज और एक्सपेंसेस अलग अलग नहीं कंबाइन निकलेंगे। और सेल भी हम निकाल सकते हैं, मुश्किल पड़ेगी पर निकाल सकते हैं। और हम उस मेथड से भी नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेल भी निकालकर परचेज। हाँ, परचेज अलग नहीं निकलेगी, परचेज प्लस एक्सपेंसेस कंबाइन निकलेंगे, और मैं वैसे भी नेट प्रॉफिट निकालकर वेरीफाई कर सकता हूँ, मैंने पहले किया भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है, सेल परचेज निकाल कर नेट प्रॉफिट निकालना है, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर नेट प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ मार्च 2007 एंड मार्च 2008 एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ 2007-8। तो क्वेश्चन में क्लियरिटी है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, उससे कैपिटल निकालना है, और उसी से कंपेयर करके नेट प्रॉफिट निकालना है, बस। कहीं नहीं पूछा ट्रेडिंग बनाओ, पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट भी नहीं पूछी है, ट्रेडिंग पीएल पूछा भी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, वो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनवाने के बाद। मतलब क्वेश्चन चाहता है कि आप कैपिटल कंपैरिजन मेथड से प्रॉफिट निकालो, इसलिए हमें उस मेथड में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई बच्चा बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, जिसके पास टाइम वेस्ट नहीं होता बेटा, इसको इट इज नॉट कॉल्ड टाइम वेस्टेज। किसी के पास टाइम एक्स्ट्रा होता है, जिसके पास घर पर जाने के बाद टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि वो ये सब अफोर्ड कर लेता है, लग्जरी, तो वो इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन उसको पसीने तो आएंगे, लेकिन टफ नहीं है। इसमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट भी बनेगा, चेंज बुक भी है उसकी, बैंक बुक भी है, और जितना पेमेंट है मशीन के अलावा, वो पेमेंट मशीन के अलावा जो है वो क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर प्लस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो हो तो सकता है, पर हमें नहीं करना। हाँ, कोई यदि उस मेथड से कर ले तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। तो चलिए, मैं बनाना शुरू करता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10th क्लास वर्क। पहले इसमें इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पूछा है ना अपने से, तो वो हमारा मेन सॉल्यूशन हो गया, मतलब वो वर्किंग नोट नहीं है, तो हम बनाएंगे। ये हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ जो भी है, और हम एक ही स्टेटमेंट में 2 साल बना लेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। 2 कॉलम,
एक है 31 मार्च 2007, एक 31 मार्च 2008। असेट्स और लायबिलिटी, ठीक है। जो जो दिया है वो तो लिख दो धड़ल्ले से। कैश, स्टॉक, ये तो विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें तो गिवन है। हाँ, लेकिन बैंक बैलेंस हमें इसके लिए बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। और मशीन, इसके लिए तो वर्किंग नोट की जरूरत भी नहीं, मशीन के लिए तो इतना इजी है क्योंकि लिखना है विदाउट डेप्रिसिएशन। और कैपिटल हमें मिलेगी बैलेंसिंग फिगर। तो कैश कितनी कितनी है? हाँ, एक बेटा आप बार बार पूछते हो सर एग्जाम में ऐसा करें क्या? मैंने आपको हमेशा क्या बोला है? मुझे लगता है कि आपको इस टाइम पर लिख के दे देना चाहिए कि मैं क्लास में जो करता हूँ वो एग्जाम के हिसाब से करता हूँ। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको कुछ और करना है और यहाँ कुछ और कराऊँ। हमेशा बोल देता हूँ कि जो हम कर रहे हैं वैसा कैसा एग्जाम में करना है, कुछ अलग हो तो मैं बताऊंगा कि एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है। कैश कितनी? 20। और इधर 3300। स्टॉक 20,900 और 31,900। नहीं, बराबर है। डेटर्स 1100 और 2200। और क्रेडिटर अब मशीन कितनी खरीदी थी 31 मार्च 7 के पहले? अब मुझे लगता है वो सेंटेंस लिख के समझाना पड़ेगा, नहीं पढ़ पा रहे आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ 31 मार्च 7 के पहले मशीन कितने की खरीदी थी? तो कोई बता रहा है 66,000। 2,20,000 की मशीन कब खरीदी जरा देखो। 31 मार्च 7 के पहले, ये साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, तो वो 2,20,000 यहाँ आ जाएगी विदाउट डेप्रिसिएशन। अच्छा, कितनी और खरीद ली अगले साल? तो यहाँ पर 66 लिख दो बस। 2,20,000 गई, 66 लिख दो कि 2,20,000 प्लस 66। 2,20,000 तो है ना अभी भी? 2,20,000 तो है ही, प्लस 66 और खरीद ली 2। ये आ गया। अब हमें निकालना है बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1। बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। 1 जनवरी 07 को 2 कैपिटल कितना रुपया डिपॉजिट किया गया बैंक में? 330। फिर 1 जनवरी 07 से 31 मार्च 07 के बीच में क्या डेट को खरीदा पर मशीन खरीदी? 2 लाख बाय अदर पेमेंट। कुल पेमेंट कितने थे? 245। इसमें से 220 मशीन का था। 25,300 पेमेंट किया गया होगा गुड्स और एक्सपेंसेस के लिए, पेमेंट फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। तो 31 मार्च 07 को बाय बैलेंस सीडी 84, ये बैंक बैलेंस आ गया 31 मार्च 87 को 07 को। अब मैंने बैलेंस लिया 1 जनवरी 07, 1 अप्रैल 07, 84,700। अब यहाँ पर ये था टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर टू कस्टमर से कितना मिला? 253, ये मिला कस्टमर से।
कि पूरे साल भर में अप्रैल 7 से मार्च 8 में कस्टमर से मिला। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 07 से 31 मार्च 08 में बाय मशीनरी का पेमेंट 66 हुआ इन, और बाय अदर पेमेंट कुल पेमेंट कितने थे? 2,97,000 माइनस 66 मशीन का था 2,33,031। अदर पेमेंट क्या है? फॉर गुड्स एंड फॉर एक्सपेंसेस। बस बाय 31 मार्च 08 को बाय बैलेंस सीडी 40,000, ये आपके बैलेंस बैंक का नहीं दिया था, वो हमने निकाल लिया। तो दो बैलेंस निकालने थे हमें, एक 31 मार्च 07 का, 31 मार्च 08 का, वो गिवन नहीं था एक्चुअली में। तो बैंक अकाउंट उन्होंने दे ही रखा है, डिपॉजिट विड्रॉल दे ही रखे हैं, उससे निकल सकता था इजीली कितना डिपॉजिट कितना विड्रॉल। तो हमने फिर भी उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट दे दिया और बैंक अकाउंट बनाकर बैंक बैलेंस निकाल लिया मार्च 7 का, मार्च 8 का। 84,700 यहाँ रख देता हूँ मैं, 84,700 और 40,700, ये रखते ही हमें मिल गई कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 323,400, 3,23,400। यस प्रतीक्षा, अच्छा आंसर बताया किसने? कैपिटल शशांक। और 3,60,800। ड्राइंग कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती, जो केबल निकली है इसमें ड्राइंग घटी हुई है और प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। बैलेंस शीट में जो केबल आती है वो आफ्टर ड्राइंग होती है और आफ्टर प्रॉफिट होती है, ये क्लोजिंग केबल है। अब यहाँ पर हमको प्रॉफिट निकालना है ईयर 7-8 का, हमें प्रॉफिट निकालना है 1 साल का। तो अब निकलेगा स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 2007-2008। इसके लिए शुरुआत होगी क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 8 से। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2008, ये है 360,800। ये है क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 8 की, और इसमें से ऐड करनी पड़ेगी ड्राइंग ऑफ ईयर 2007-2008। अच्छा बताओ, यहां पर जो ड्राइंग मुझे लेनी है एक 12 महीने की लेनी पड़ेगी या पिछले साल जो हुई थी वो भी लेनी पड़ेगी? जब ये स्टेटमेंट बनना है पूरे साल भर का तो 2007 मतलब 770 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, ये ड्राइंग हुई है इस साल भर में। वैसे ड्राइंग इससे ज़्यादा की है, लेकिन इन 12 महीनों में ड्राइंग तो यही रही ना। इसके पहले जो ड्राइंग की वो हम क्यों रेट करेंगे? हमें तो प्रॉफिट 1 साल का निकालना है। लेस ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2007। हमें प्रॉफिट 7-8 का निकालना है, प्रॉफिट भी 7-8 का, तो ड्राइंग भी 7-8 की लेंगे। वो हमें दी गई है, कैपिटल में निकाली 323,400। 46,6 ये आ गया नेट प्रॉफिट ऑफ 2007-2008। जो ड्राइंग इस साल के पहले की थी, इस साल के पिछले सालों में की थी, उससे मतलब है क्या? हमें ड्राइंग इस साल की लेनी होती है फॉर द पीरियड, ना कि अभी तक कितनी की है। हम ड्राइंग लेते हैं फॉर द ईयर, ना कि अप टू द ईयर। ड्राइंग उसने स्टार्ट कर दी थी 1 फेब 2007 से, माना फेब में भी की होगी, मार्च में की होगी, पर हम यहाँ पर ड्राइंग, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ईयर 7-8 का, तो हम ड्राइंग भी लेंगे 7-8 की, प्रॉफिट भी निकलेगा 7-8 का।
बोलिए। अच्छा मुझे बताओ, हमें प्रॉफिट 1 अप्रैल 2 मिनट 19 और 31 मार्च 2020, ये हमारी ओपनिंग के पहले और क्लोजिंग के पहले। अच्छा इन्होंने 2007 में भी ड्राइंग की होगी, 2011 में भी की होगी, 2017 में भी की होगी, 2018 में भी की होगी। हमें यदि यहाँ का कंपैरिजन करना है, हमें नेट प्रॉफिट यहाँ का निकालना है, ये हमारा ओपनिंग के बिल, ये हमारा क्लोजिंग के बिल, तो बताओ इसमें मैं ड्राइंग कितने महीने की जोड़ूंगा? इस साल के अंदर हुई वो, या इस साल के पहले हुई थी वो भी? तो ये जो इस साल के पहले ड्राइंग हुई थी, उससे हमें उस साल के पहले ड्राइंग हुई, उस साल के पहले प्रॉफिट हुआ। बेटा हम वो शुरू के 3 महीनों की हमने अकाउंटिंग की है क्या कहीं? हमने अकाउंटिंग तो पूरे साल भर की नहीं ना, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में ड्राइंग आती है क्या? ये जो आपकी केबल आई है, ये केबल जो आई है आपकी 31 मार्च 7 को, ये केवल बैलेंसिंग फिगर है या हमने कहीं से निकाली है? इसमें जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का प्रॉफिट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? आप कैसे जुड़ा, कैसे? हमने जुड़ा ही नहीं। इसमें 3 महीने की ड्राइंग घटी हुई नहीं घटी हुई है? तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च 7 के पहले प्रॉफिट, इसके पहले प्रॉफिट कितना हुआ, इसके पहले ड्राइंग क्या हुई, उसके पहले केबल एडिशन कितना था, उससे आपको क्या मतलब? उससे हम करेंगे क्या लेकर के? मैं वही तो आपको समझा रहा था कि हमें यदि प्रॉफिट निकालना है 2019-20 का, तो 2007 में, 11 में, 17 में, 18 में क्या ड्राइंग हुई, उससे हमें मतलब क्या? ये सब भी तो हुआ होगा सब, और ये सब जो ओपनिंग केबल है इन सब के बाद ही तो होगी। और कोई डाउट? वैसे डाउट आता है बच्चों को, इसलिए मैंने पहले क्लियर करने की कोशिश की थी कि ये डाउट बच्चों को आता है कि सर पहले की ड्राइंग का तो आपने कुछ किया ही नहीं, ये ड्राइंग हमेशा आता है बच्चों को। और मैंने बता दी कि हमें उससे मतलब नहीं, हमें अप्रैल 7 के पहले ड्राइंग थी, अप्रैल 7 के पहले प्रॉफिट था, तो उससे मतलब ही नहीं। हाँ यदि हमें, सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन बनाने वाले ने हमें 31 मार्च 07 की हमारी केबल थी 3,23,000, और 1 जनवरी 07 की केबल थी 3 लाख। रे 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 रे। आप लोग होश में हो के नहीं सभी लोग? ये केबल 3,30 कहाँ से आएगी? बोले सर कहाँ से लाया आप ये? अरे ये ओपनिंग केबल थे ना। अच्छा इसमें गैप कितने महीने का है? मुझे यदि यहाँ का नेट प्रॉफिट निकालना होता इन 3 महीनों का, तो मैं क्या करता? अब मैं क्या करता? इसमें यहाँ पर ड्राइंग जोड़ता कितने महीनों की? 770 पर मंथ ड्राइंग फेब में हुई, और 770 पर मंथ इंटू 2 मंथ, यहाँ ड्राइंग जोड़ता 1440, 1540, ये मैं ड्राइंग जोड़ता और फिर ओपनिंग केबल करता, तो मुझे ये नेट प्रॉफिट कितना महीने को मिलता? हाँ हाँ, लॉस या प्रॉफिट जो भी आएगा कितने महीनों का आएगा? 3 महीने का आएगा। तो यहाँ पर मैंने कितने महीने की ड्राइंग ली? 2 महीने की। तो अलग अलग चीज हुई ना, 2 महीने की यहाँ आएगी, 12 महीने की उधर आएगी। अब मेरे पास इससे अपर लेवल क्वेश्चन भी है, कैपिटल कंपैरिजन मेथड के इससे टफ क्वेश्चन भी हैं जो स्टडी मॉड्यूल में नहीं है। और टफ क्वेश्चन को करवाना एक रिस्की अफेयर हो जाएगा, क्योंकि वो लेवल इंस्टीट्यूट का नहीं है अभी मॉड्यूल में, बस यही लेवल है जो मैंने करवा दिया बस। तो वो क्वेश्चन ऑर्डिनरी कोर्स में कराना पॉसिबल नहीं। भले वो मेरे नोट्स में मैंने गलती से रख लिया, पर मुझे बाद में रियलाइज हो कि ऐसे क्वेश्चन कराना स्टूडेंट के मोरल को डाउन करना हो जाता है कि सर हमें तो ऐसा लगता है कि कैपिटल मेथड आती नहीं, वो क्वेश्चन कर लो कभी कभी। तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन कराने की रिस्क नहीं उठा रहा। ठीक है, मॉड्यूल पूरा हो गया हमारा, मॉड्यूल पूरा हो चुका है। और एग्जाम में क्वेश्चन कम ही आता है, पर आएगा तो हम मान के चलो उसी लेवल का आएगा, इसलिए मैं उससे अपर लेवल जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं जो स्पेशल ग्रुप बना रहा हूँ जहाँ पर बच्चे उस लेवल को अफोर्ड करने के लिए बिल्कुल उनके लिए बहुत ईजी होता है, वो भी और ये भी, उनको मैं कोशिश करके अभी टाइम बचा तो मैं करवा दूंगा। पर मुझे नहीं लगता कि हमें
क्लास में वो क्वेश्चन को करना चाहिए। कोई भी पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, सिंगल एंट्री में क्लास वर्क में कुछ बचा है क्या? क्लास वर्क में ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया ना अपना, 11 भी हो गया ना। आइए 12th वाला छोड़ रहा हूँ मैं, 13 कर लेते हैं अपन, चलो। और 13 तो आरटीपी का है, इसलिए मैं 16 में आरटीपी का है। ये इजी क्वेश्चन है, मतलब हम डिस्कस करेंगे, शायद आपको लगेगा कि हम कर लेंगे। कैपिटल कंपैरिजन का इजी क्वेश्चन है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस असेट लाइबिलिटी लिखते जाओ और काम होते आएगा। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आरटीपी का, मे 2016 का आरटीपी का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 में छोड़ रहा हूँ, और मुझे 12 कोई भी बच्चा ना डिस्कस करेगा। मैं 12 का आंसर भी नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, और ना ही मैं 12 का कोई डाउट सॉल्व करूंगा, क्योंकि आप करके लाओगे तो वो तो बात तो वही होगी कि सर डाउट आ गया, फिर मैं पूरा मुझे बताना ही पड़ जाएगा। एक डाउट लेके आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो ऐसा लगेगा कि फिर तो मेरी मेहनत कितनी हो जाएगी। चलो, हम एग्जाम लेवल मॉड्यूल को हम बिल्कुल नहीं इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन 13, assets and liability of Messrs. Shreya, who runs a beauty salon, as on 31st March 14 and 31st March 15 are as follow. हमें मिस श्रेया की ब्यूटी सैलून का हमें डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। 31 मार्च, 31 मार्च 14 एंड 31 मार्च 15 का डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। मशीनरी ओपनिंग 25, क्लोजिंग 30, फर्नीचर फिक्चर 50 और 60, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, कैंडिडेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। और लाइबिलिटी में लोन, लोन है लेकिन ये लोन में इंटरेस्ट शामिल नहीं है, ये लोन सिर्फ प्रिंसिपल है। तो यदि ब्याज भी इस पर देना बाकी है, यदि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो हमें इंटरेस्ट को भी लाइबिलिटी में लेना होगा। ये इसमें अभी इंटरेस्ट शामिल, यदि कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो इंटरेस्ट में शामिल नहीं, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। और सिंडिकेटर, ठीक है। Depreciation on machinery and tool on furniture fixture to be provided on WDV method 10% per annum during 14। टू बी मतलब जो क्लोजिंग वैल्यू दी है, ये जो क्लोजिंग वैल्यू दी है 30,000 और 60,000, ये है बिफोर डिप्रिसिएशन। और श्रेया हैज पर, अच्छा इसका मतलब मशीन जो 30 की है इसमें अभी डेप्रिसिएशन घटा हुआ, मशीन जो 30 की है इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ घटा हुआ नहीं है। तो बताओ, अच्छा ओपनिंग में मशीन कितनी थी? 25। तो नई कितनी खरीदी? यस, 5,000 की नई खरीदी है, बस। ओपनिंग 25 थी, क्लोजिंग 30 में 25 तो ओल्ड मशीन रही है और 5,000 न्यू। तो 25 पे तो लगेगा डेप्रिसिएशन साल भर का, और 5,000 पर क्या बोला है? ये 1/7/2014 को खरीदी गई मशीनरी। अच्छा लिख भी दिया, सॉरी लिखा हुआ है, तो बेवजह हमने सोचा 1 जुलाई को खरीदी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर मार्च। तो 25,000 पे तो लगेगा डेप्रिसिएशन 10% से 2500 साल भर का। इसकी वैल्यू तो बची 20,000, 22,500। लेकिन जो नई मशीन खरीदी 5,000 की, इस पर डेप्रिसिएशन 500 होता है साल भर का, तो 9 महीने का। इसकी वैल्यू बची 4,625। ये आ गया प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 15। नोट कर लो ताकि मुझे क्वेश्चन करवाना पड़े। 22,500 की ओल्ड मशीनरी और 465 की न्यू मशीनरी, तो कुल मशीन कितने की हो गई? 2,7। ये आ गई मशीन की WDV एट द एंड ऑफ द ईयर 15 में। क्या टफ है ये? ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ही हैज़ आल्सो परचेज फर्नीचर फिक्चर 10,000 का 2015 में, जनवरी 2015। ये फर्नीचर फिक्चर 50 का था, ओपनिंग में 10 का और खरीदा, तो 50 पर तो लगेगा 10% से 5,000, वैल्यू बची 40।
5, और इस पर लगेगा जनवरी फरवरी मार्च, इसको जनवरी 15 में खरीदा गया, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का 250 ओनली, वैल्यू बची 97, तो ये हो गई 54,750। आई थिंक बहुत इजी है। तो और फिर लोन अमाउंट ऑफ 10,000 वॉज पार्टली पेड बाय हर ऑन 31 मार्च 15। अच्छा, 10,000 का लोन, जो लोन ओपनिंग में 50 था, 50 में से 40 का लोन तो साल भर रहा, 50 में से 40 का लोन तो साल भर रहा, लेकिन 10,000 का लोन इसने, अच्छा ये भी ईयर एंड में पे हुआ, तो ये भी साल भर ड्यू रहा, पे हुआ है लेकिन ईयर के एंड में, तो पूरे 50,000 पर साल भर का ब्याज होता है 12% से 6,000, और ये इंटरेस्ट यदि दे दिया गया तो लाइबिलिटी में नहीं आएगा, और नहीं दिया गया तो अक्रूड इंटरेस्ट में लाइबिलिटी में आएगा। देखते हैं दे दिया गया क्या नहीं दिया गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 12% एंड सेम इज अनपेड ऑन मार्च 15। मार्च 15 में वो अनपेड है, कितना इंटरेस्ट, 6,000 का अक्रूड इंटरेस्ट हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाना होगा। अच्छा, नो इंटरेस्ट ऑफ अर्लियर पीरियड इज आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, पिछले साल का ब्याज बकाया नहीं तो वो भी लाइबिलिटी में आता, मतलब इसी साल का इंटरेस्ट बकाया है, पिछले साल का कोई इंटरेस्ट अर्लियर में नहीं है। अच्छा, फिर क्या बोला है, ड्यूरिंग 14-15 मतलब करंट ईयर, श्रेया ने पार्टिसिपेट किया है एक कंपटीशन में और एक प्राइज जीती है, एक प्राइज उसने जीती है कितने की, और सेम इज रिटेन इन बाय हर इन बिजनेस, और ये मनी इसने बिजनेस में लगा दी, ये हो गया कैपिटल एडिशन। इसने जो ये प्राइज जीती है ये इसका पर्सनल इनकम है, और वो पर्सनल मनी उसने बिजनेस के खाते में डाल दी है, तो ये हो गया एडिशन टू कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। बस मंथली विड्रॉल बाय श्रेया 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपये की उसकी ड्राइंग है, तो साल भर की हुई 12,000। बस ये क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है और प्रॉफिट निकालना है कैपिटल कंपेरिजन मेथड से, इजी है, ये भी आप कर लेंगे, ये भी मतलब वो तो मैं करवा चुका हूँ, ये आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन 13 आरटीबी में 16 का है और ये बहुत इजी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 14 वाला हम कर चुके, अच्छा 14 में होमवर्क में दिया ना आज आपको, 14 में होमवर्क में दिया है ना आज, 3,000 रुपये की अमाउंट स्टूडेंट को ड्राइंग मानते हुए, ठीक है। 15 हो चुका, बस 15 क्वेश्चन हमारे नोट्स में थे, एक हमने छोड़ा है कैपिटल कंपैरिजन का, वो थोड़ा सा लेवल से ऊपर जाता है, और उसमें मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि सर डाउट लेके आ रहे हैं और हम फिर भी सर नहीं बता रहे, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें आपका मुझे पता है गलतियां होगी, और गलती को ठीक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इतने सारे ढेर सारे बच्चों को, तो बेहतर है ऐसे क्वेश्चन छोड़ दें। होमवर्क में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये जो एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन ऑफ सिंगल एंट्री, ये हम अभी नहीं करेंगे, ये पेंडिंग रखते हैं, इसको मैं करवाऊंगा, ये करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं। जैसे हम कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे, तब हमें 3-4 चैप्टर के बाद लगने लगेगा कि यार सिंगल एंट्री तो हमारे दिमाग में है ही नहीं, कैसे होता है, उस वक्त मैं आपको बीच में कभी भी क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे क्या होगा, आपको ये चैप्टर उस वक्त फिर से रिकॉल हो जाएगा, तो लगेगा नहीं कि हमारा चैप्टर ग्रिप से बाहर हुआ है या हमारी समझ से बाहर हुआ है या कॉन्सेप्ट इसके पूरे खत्म हो चुके हैं। तो ये एडवांस क्वेश्चन मैंने रोक लिए हैं तब के लिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन एडवांस है ना ये, हाँ ठीक है।
यदि मैंने अर्ली बर्ड में कोई क्वेश्चन करवाया है तो मुझे आपको यहाँ भी वो करवा देना चाहिए ताकि आप लोग एट पार आ जाएं। ठीक है, चलो देखेंगे उसको। तो हमारा बेटा यहाँ पर सिंगल इंडी के हमने 14 क्वेश्चन किए क्लास वर्क से, और शायद होमवर्क से भी एक आध क्वेश्चन किया था अपन ने, होमवर्क से भी एक आध क्वेश्चन किया था अपन ने। तो 15 क्वेश्चन अराउंड हम कर चुके हैं। तो हमारा 2 चैप्टर अभी मेरी तरफ से फिनिश हुए हैं, प्री पोस्ट और उसके बाद सिंगल एंट्री। ठीक है, अब हम थर्ड चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्री पोस्ट वो दीदी था, यस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मनी टू प्रेफरेंस होल्डर का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मनी टू इट्स होल्डर। ऑन ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन भी ड्यू डेट पर प्रेफरेंस होल्डर को उनकी मनी वापस करना ही होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लिख लें तो आगे बढ़ूं। अब मैं आपके सामने बताऊं, अब देखिए मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, कितने बच्चों ने लिख लिया, और मैं आपके सामने बच्चे ऐसे बता सकता हूँ जिन्होंने पेन ही अब खोला है। ये फर्क पड़ता है। अब मैं किसका वेट करूँ, आपके लिए आगे बढ़ जाऊँ तो उनका लिखना रह जाएगा, और उनका वेट करूँ तो आपका टाइम वेस्टेज हो जाता है। मतलब मैं पूरा सेंटेंस लिख चुका हूँ तब तो उनका कॉपी और पेन खुलता है कि चलो अब हम लिखने की इच्छा रखते हैं। बेटा बेसिक तो मैं आपको पता है कि बेसिक जैसे हो तो लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इट्स होल्डर ऑन ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन, ड्यू डेट पर उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी मनी वापस करना ही क्या होता है, रिडम्पशन। अब बेटा रिडम्पशन 2 स्टेज में होता है। पहले एक दिन वो होता है जिस दिन उनकी मनी को ड्यू कर देते हैं, भाई तुम्हारी मनी ले जाओ, और पेमेंट करने में टाइम लगता है। सारे लोगों को चेक एक दिन में, हजारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, लाखों हजारों शेयर होल्डर को एक दिन में चेक इशू करना संभव नहीं होता। अब तो ठीक है कंप्यूटर जनरेटेड चेक भी होते होंगे, लेकिन पहले तो अलग अलग चेक बनता था एक एक शेयर होल्डर के लिए। तो इतने सारे चेक एक दिन में बनाकर नहीं दे सकते थे, तो क्या करते थे, मान लो ड्यू डेट आई कि जब इशू हुए थे उसके 5 साल के बाद ड्यू डेट थी, तो जैसे ही 5वां साल खत्म होगा उसी दिन क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नामो निशान मिटा देंगे, क्योंकि ताकि डिविडेंड देना बंद हो जाए। भले हमें डिविडेंड उनको उनके चेक इशू करने में महीना भर लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन डिविडेंड ना देना पड़े, इसलिए क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देंगे ऑन ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन। यदि
कोई ड्यू डेट है, मान लो 22 मार्च ड्यू डेट है, 22 मार्च को ड्यू डेट है, 27 मार्च को डेट खत्म हो रही है, प्रेफरेंस शेयर वालों का टाइम खत्म हो रहा है, तो 22 मार्च को ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, ताकि अब कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड का क्लेम ना कर पाए उस डेट के बाद, और भली चेक इशू करने में 10-12 दिन लग जाए। तो क्या होता है, एक होती है वो डेट जिस दिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ड्यू किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, और एक वो डेट जिस दिन पेमेंट किया जाता है, चेक इशू करते हैं, दोनों डेट अलग अलग होती है। तो मैं आपको स्टार्ट इजी से करना चाहता हूँ। तो नंबर 1, एंट्री, जर्नल एंट्री, एंट्री फॉर ड्यू ऑफ रिडम्पशन मनी, ड्यू ऑफ रिडम्पशन मनी, ये एंट्री होगी रिडम्पशन मनी ड्यू करने की। बताइए क्या एंट्री होगी, कौन बोलेगा? ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, कोई अपने जनरल नॉलेज से बता सकता हो तो बताए। सॉरी, पीछे से बोली बेटा। आप क्या बोल रहे बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि हमने मनी अभी ड्यू की है, पे नहीं की। उसका नाम जैसे है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। अच्छा जी, ये प्रीमियम पर रिडम्पशन है तो प्रीमियम भी लिख दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यस, इधर भी बच्चों ने एंट्री यही बताई थी, ऑनलाइन में भी बच्चों ने यही बताई एंट्री, प्रेफरेंशियल के डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर। बस उन्होंने प्रीमियम वर्ड मैंने खैर बताया नहीं था। तो प्रीमियम चूंकि कंपनी के लिए लॉस है तो लॉसेस डेबिट होते हैं। मान लो प्रेफरेंशियल कैपिटल 10 लाख की है और उस पर प्रीमियम 5% से 50,000 की है, तो ये पेमेंट करना पड़ेगा 1050। एग्जाम्पल लिया मैंने, तो ये है एंट्री फॉर, यहाँ पेमेंट हो गया है, ड्यू किया अभी, अभी तो हमने रिडम्पशन मनी ड्यू की है। नरेशन लिखूं क्या? बिंग रिडम्पशन मनी ड्यू, बिंग रिडम्पशन मनी ड्यू हो गया, ठीक है। अब फॉर पेमेंट, एंट्री फॉर पेमेंट, एंट्री क्या होगी पेमेंट की? प्रेफरेंस शेयर टू बैंक, प्रेफरेंस, इस पर टीडीएस नहीं करता क्योंकि ये कैपिटल रिपेमेंट है, कोई इनकम नहीं। प्रेफरेंस शेयर डेबिट जैसे हमने लिया 1050 टू बैंक 1050। ये तो बड़ी सिंपल सी एंट्री मैंने बता दी, जस्ट फॉर ए स्टार्ट ऑफ चैप्टर। आपको मैक्सिमम केसेस में एंट्री पूछी जाती है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस की एंट्री बताइए, तो ये दो एंट्री तो आपको करनी ही है। पहली एंट्री ड्यू करने की, दूसरी एंट्री पेमेंट करने की, ये है सिंपल मतलब। लेकिन ये जो रिडम्पशन है ये लॉ रेगुलेटेड है, गवर्न बाय लॉ, गवर्न बाय, इसको मतलब लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने इसको अपने कंट्रोल में लिया है, इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं रिडम्पशन के साथ कि रिडम्पशन ऐसे ही होगा। बस ये नहीं कि आपने ड्यू किया और पे कर दिया, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये दो एंट्री से काम नहीं चलेगा, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कैपिटल रिफंड कर रहे हो, कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो। आप कैपिटल होल्डर को, जिन्होंने कैपिटल प्रोवाइड की थी, उनको उनकी कैपिटल वापस कर रहे हो। ये कोई आसान, ये कोई ऐसा काम नहीं कि बस आपने पेमेंट कर दिया और काम खत्म। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी को कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम, वो रूल क्या है कैसे है वो तो हमारा इश्यू रहेगा, पर वो रूल रेगुलेशन क्या है
वो तो एक्ट में लिखा है, पर वो रूल रेगुलेशन क्यों बने, कंपनीज एक्ट में वो रूल क्यों बनाए गए, लॉ बनाने वाले यानी लेजिस्लेटर ने ये रूल क्यों फ्रेम किए। तो देखिए बेटा, एक होता है रीपेमेंट ऑफ लोन और एक हो रहा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बेटा, रीपेमेंट ऑफ लोन एक अलग इशू है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिल्कुल ही डिफरेंट इशू है। मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मेरी कंपनी ने लोन लिया, और 2 मिनट के लिए आप हैं कंपनी के क्रेडिटर, सप्लायर, जिन्होंने कंपनी को उधार माल बेचा हुआ है। आप जिस कंपनी में मैं अकाउंटेंट हूं उस कंपनी में आप क्या हैं, सप्लायर यानी क्रेडिटर। अब यदि ठीक है, अब देखिए रूल क्यों बने, मैं उसके बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनीज एक्ट ने, कंपनीज एक्ट इसमें क्यों कूद पड़ा बीच में इस रिडम्पशन में। तो यदि आप क्रेडिटर हैं, क्या मान लीजिए कि ये जो राइट में जो 2 रो हैं, ये 2 रो इधर हैं सप्लायर क्रेडिटर, और आप लोग हैं लैंडर लोन देने वाले। आप हैं लोन देने वाले लैंडर्स, या तो डिवेंचर होल्डर या अदर बैंकर, जो भी हैं आप लैंडर्स हैं। मुझे आपने आपने मेरी कंपनी को लोन दिया हुआ है और आपने मेरी कंपनी को गुड सप्लाई किया है क्रेडिट पर। आपको भी मुझे मनी देनी है, आपको भी मुझे मनी देनी है। यदि मैं इनका लोन का पेमेंट करूं कि भाई आपका लोन ये वापस कर दिया, आपका डिवेंचर रिडीम कर दिया, आपका लोन वापस ले जाओ, तो क्या आपको तकलीफ के साथ इनको पेमेंट कर दिया, हम तो अभी रह गए, पहले हमें पेमेंट करो या हमारे खतरा हो गया, ऐसा कुछ है। यदि मैं आपको लोन पे करता हूं, लोन के रिफंड में आपका कोई ऑब्जेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है, पर इसका जवाब आपके लिए अभी देना वाकई संभव नहीं है, पर मैं समझाऊंगा आपको। यदि मैं लोन का रिपेमेंट करता हूं तो आपको ऑब्जेक्शन होगा, यानी आउटसाइड लाइबिलिटी जो बच गई इनके पेमेंट के बाद, तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन होगा या नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन मेरा रहेगा। और तीसरा, ये दूसरा एक है कि ये जो सबसे लास्ट में इधर बैठे हैं पिलर के इधर जो रो है, ये है कंपनी के प्रेफरेंस होल्डर यानी शेयर कैपिटल, कैपिटल होल्डर जिन्होंने मुझे कैपिटल प्रोवाइड की थी। मैं ना आपको पे करूं, ना आपको पे करूं, बल्कि इनकी कैपिटल इनको रिफंड करूं जो मुझे इनसे मनी मिली थी 5 साल पहले एज ए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसकी ड्यू डेट आ गई और मैं इनको इनकी कैपिटल वापस करना चाहता हूं। तो इनको जब मैं मनी वापस कर रहा हूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपको। ये सोचना है। और यदि इनको प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर के बिल को पे करने से आप पर इफेक्ट आता है, आप पर आंच आती है, तो फिर कंपनी से को इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि आप पर कोई इफेक्ट ना आए। और यदि मैंने आपसे लोन लिया और लोन का रिफंड करता हूं और आप पर इसकी कोई आंच नहीं आती, तो फिर कंपनी एक बोलेगा कि भाई हम क्यों इन्वॉल्व हो। तो वो हमें समझना है कि कंपनीज एक्ट क्यों इन्वॉल्व हुआ है इस रिडम्पशन में। डेफिनेटली एक्ट यदि इन्वॉल्व हुआ है, एक ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, प्रोविजन बनाए हैं कि रिडम्पशन ऐसे ही होगा, रिडम्पशन आप प्रेफरेंस ऐसे ही होगा, तो उस केस में डेफिनेटली कोई उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉज कारण रहा होगा। वही कारण हमें समझकर फिर रूल पढ़ना है। ठीक है बेटा, वो रूल क्या है, वो जब तक कारण ना समझ ले समझ में नहीं आता, तो हमें वो रूल तो समझना ही है कि कारण क्या है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बेटा ये है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और यहाँ हाँ, देखिए यहाँ पर असेट है 5 लाख रुपीज़ की, रेफरेंस शेयर कैपिटल है रुपीज़ 2 लाख, या
क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइए, यदि मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर देता हूँ, रिपे कर देता हूँ, तो क्रेडिटर्स पर इसका इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए मुझे। बताइए, विल इट वेदर repayment of preference share capital affect the interest of outsider or not? आउटसाइडर पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? कौन बताना चाहता है? अच्छा, इधर मैं ऑनलाइन में देख नहीं पाया। ठीक है, बात चल रही है प्रेफरेंस शेयर केबल के पेमेंट की, डिविडेंड कहाँ से आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का? चलिए बेटा आप बताइए, आप हाँ बेटा, आपने बहुत मतलब जो मैं चाहता था भाई वही सोचा है। जहाँ से सोचने की शुरुआत होती मैं इस पॉइंट के लिए वहीं उसी तरफ आपने सोचना स्टार्ट किया है, ये गुड स्टार्ट है। तो आपका कहना है कि इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, इनका कहना सही है। आज कंपनी वाइंड अप होती, मतलब कंपनी वाइंड अप हो जाए तो 5 लाख की असेट को बेचेंगे, तो क्या 5 लाख ही मिलेगा? हो सकता है कम मिले। जनरली असेट के रिलाइजेशन पर लॉस काफी हेवी होता है, तगड़ा होता है, बुक वैल्यू से कम ही मिलता है। मान लो इस 5 लाख की असेट को बेचने से 3 लाख ही मिले, या मान लो 60% ही मिला, तो किसको देंगे? पहले क्रेडिटर को देंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसके बाद में यदि बचेगा तो। चलो मान लो 4 लाख मिल गए, तो पहले क्रेडिटर 350 और बाद में जो बच जाएगा 4 लाख में से 50,000 प्रेफरेंस वालों को। यानी तो यदि 5 लाख की असेट 4 लाख में बिकी तो लॉस कितना हुआ? ये लॉस पहले किसने बियर किया? प्रेफरेंस होल्डर ने। और बाद में लॉस होगा तो, अच्छा मान लो असेट 3 लाख में बिकी तो लॉस कितना हुआ? उसमें से 150 का लॉस किसने बियर किया? प्रेफरेंस होल्डर ने। और 50 का लॉस क्रेडिटर ने, क्योंकि क्रेडिटर को 3 लाख ही मिले 350 में से, क्रेडिटर को 350 में से 3 लाख मिले, तो 50 का ही लॉस हुआ ना उनको। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए कुशन यानी सेफ्टी का काम करती है या नहीं करती है? जब तक ये नहीं सोचकर दिल और दिमाग में उतारेंगे तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे लॉजिक सारे फेल हो जाएंगे जाके जाके। क्या बेटा, उन्होंने तो मेरे बताए पहले बता दिया, और कई स्टूडेंट ने मेरे पहले ये डेफिनेटली सोच रखा था, पर अब कम से कम उसके बताने और मेरे समझाने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए। ऐसी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यदि आपने अब देखो अच्छा, अभी इन क्रेडिटर्स के लिए कितनी असेट अवेलेबल है? इन क्रेडिटर्स के लिए असेट अवेलेबल है 5 लाख की। ठीक है भाई, अभी तो 5 लाख की असेट अवेलेबल है। यदि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले पे कर दिए तो बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने पहले पे कर दिया तो असेट कितनी बचेगी? असेट बचेगी 3.5 लाख। अब हमारे आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए कितनी असेट अवेलेबल है? 3.5 लाख, जबकि पहले अवेलेबल थी 5 लाख की असेट उनके लिए अवेलेबल थी। आज उनके लिए असेट अवेलेबल 350 की है। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन ने किसकी जान ले ली? किसको रिस्क में पहुंचा दिया? क्रेडिटर्स को, यानी आउटसाइड लाइबिलिटी को रिस्क में पहुंचा दिया। आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड क्रेडिटर की सिक्योरिटी अफेक्ट हुई है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। अब इस बात को मैं कैसे लिखवाऊं, इन सारी बातों का प्रॉब्लम ये है। समझा तो मैं सकता हूं, पर इन बातों को लिखना कैसे फ्यूचर के रिटेंशन के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं
बेटा ये चीज़ें दिमाग में इतने सारे सब्जेक्ट इतने सारे चैप्टर होते हैं कि हम धीरे धीरे भूल जाएंगे, तो आपको चाहिए कि ये बात अपने हिसाब से लिखें। तो क्या लिखेंगे इसमें? असेट अवेलेबल बिफोर रिडम्पशन। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं आपको कष्ट क्यों दूँ, अभी यूँ लिखो, ऐसा लिखो, असेट्स अवेलेबल फॉर आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख। अभी आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए 5 लाख की असेट अवेलेबल है, लिख लिया। अच्छा अभी तो बैलेंस शीट भी लिखनी है ना आपको, ठीक है इसे लिख लो। बताओ प्रेफरेंस शेयर के बिल रिडीम कर दिया, वो तो जीरो हो गई, और क्रेडिटर्स अभी भी 3.5 लाख है, और असेट कितनी बची? 3.5 लाख। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है, ये तो देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये आपने कहने कि आपने प्रेफरेंस को पहले पे क्यों कर दिया क्रेडिट के पहले, ऐसा यही कहना है ना आपका? बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी को पहले पे करते हैं और कैपिटल को बाद में। ये कब होता है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। और अभी वाइंडिंग अप नहीं हुआ ना, अभी तो कंपनी ऑन गोइंग है, रनिंग में है, तो और इनकी ड्यू डेट आ गई, प्रेफरेंस की ड्यू डेट आ गई, तुमको तो पहले पे करना पड़ेगा ना। अच्छा जैसे पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप में पहले किसको पे करते हैं बताओ? आउटसाइड, उसके बाद पार्टनर से लिया गया लोन, एंड लास्ट में यानी पार्टनर अपनी केबल कब विड्रॉ कर सकता है? जब आउटसाइड लाइबिलिटी निपट जाए, पार्टनर्स लोन निपट जाए, उसके बाद वो केबल विड्रॉ कर सकता है। और ये तो फर्म के डिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप लोग। यदि फर्म अभी ऑन गोइंग है, चल रही है, डिजोल्यूशन का नामो निशान नहीं है, तो क्या पार्टनर अपनी केबल लेके नहीं जा सकता? और क्रेडिटर नहीं बचे रहते हैं? क्रेडिटर बचे हुए हैं तभी तो पार्टनर अपना लोन ले गया, अपनी केबल वापस ले गया कि नहीं ले गया, ड्राइंग करी कि नहीं करी उसने केबल की। तो वो जो आप बोल रहे हैं वो कब होता है? एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन। समझ में आ गया बेटा? डाउट वैसे आपका अच्छा था, लेकिन हाँ बाकी सबको भी शायद डाउट्स समझ में आया कि नहीं आया पहले इनका क्वेश्चन? डाउट क्लियर हो गया? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल देखेंगे फिर।